हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ मिक्स प्रैक्टिस। और इस टोटल 8 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। और ये 8 क्वेश्चन जो है आपके समझ लीजिए 50 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें बहुत कम लड़के इसको सही कर पाए या किए भी हैं तो बहुत समय लेके किया है। ठीक है, तो आपको ये समझना है और उसको करना है। चलिए देखते हैं। बता रहा है कि ए बी और ए सी वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। बी डी वृत्त का व्यास है सी पर, जो सी पर मिलने के लिए बढ़ाया गया है। और ई वृत्त पर वह बिंदु है जहाँ ए सी वृत्त को स्पर्श करता है। तो ई सी बराबर 35 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए की लंबाई ज्ञात करें। देखिए एक एक बताया गया है कि एक वृत्त है और इसकी एक स्पर्श रेखा है ए बी और एक ए सी, जो वृत्त को ई पर स्पर्श करता है। और बी डी वृत्त का व्यास है, ये बी है तो यहाँ पर डी वृत्त का व्यास है। सेंटर मैंने मान लिया ओ। इन्होंने कहा है कि ई सी का वैल्यू जो है वो 35 सेंटीमीटर, तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि बी डी जो है वो व्यास की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मेरी त्रिज्या जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतना आप जानते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि ओ से ई पर इसको मिला दिया। आप ये भी जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या पर लंबवत होती है। तो ये त्रिज्या है और जो इसी स्पर्श रेखा है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और तो 90 डिग्री कोण बनेगा ये, और त्रिज्या 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। तो अगर हम बात करें ट्रेंगल ओ ई सी में, जो राइट एंगल ट्रेंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, तो 12, 35 और 37 का एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, एक ट्रायंगल है, एक 12 दे रखा है, एक 35 दे रखा है, तो ये 37 हो जाएगा। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। मुझे याद है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल ओ सी की वैल्यू टोटल कितना हो जाएगी 37। तो अगर हम डी सी की बात करते हैं 25 हो जाएगी डी सी की। बस आपको मैं जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। ठीक, आपको लगेगा कि कितना ईजी तरीके से इसको किया जा सकता है। अब आते हैं हम दूसरे इसकी वैल्यू निकालने पे, दूसरी मतलब साइड की वैल्यू निकालनी है मुझे क्या है, ए निकालना है। आपको ये भी पता होगा कि अगर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो आपस में बराबर होती है। मतलब कि जितना लंबाई ए बी की होगी उतनी लंबाई ए की होगी। तो ए बी और ए में से कोई भी हम एक निकाल लें तो हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो ए बी है वो स्पर्श रेखा है और ओ बी है वो जो त्रिज्या है। तो जब भी स्पर्श रेखा त्रिज्या से मिलती है तो वो 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक, ये बात आपको, ये कंसेप्ट की बात है, आपको याद रखनी है। इसमें क्या करेंगे हम, मैंने मान लिया ये सी थीटा है। ठीक, और ये और ई पे 90 डिग्री बनना है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर से आते हैं ए बी सी मतलब बड़ा बड़ा ट्रायंगल में, तो सी 90 डिग्री है और बी सी थीटा सॉरी और बी 90 डिग्री है, तो ए कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज में सभी कोण बराबर है। अगर कोण बराबर है तो उसके सामने की जो भी भुजा होगी वो उसका रेशियो इक्वल होगा। तो मैं इसमें देखता हूँ छोटे वाले त्रिभुज में, जैसे त्रिभुज ओ ई सी सिमिलर है ट्रायंगल त्रिभुज किसके, ट्रायंगल हो जाएगा ए बी और सी के त्रिभुज के सिमिलर हो जाएगा। देखिए तो अब छोटे वाले त्रिभुज में देखिए थीटा के सामने कौन सा भुजा है, ओ ई है। ओ ई का मैंने मान रख दिया यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। और बड़े बड़े त्रिभुज में क्या है, ए बी है, तो ए बी की वैल्यू ए बी है, निकालना है मुझे। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें छोटे बड़े ट्रायंगल में अगर बात करें 90 माइनस थीटा के सामने कौन सा भुजा है 35 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ रखते हैं 35 सेंटीमीटर। और बड़े बड़े ट्रायंगल में बात करें तो 90 माइनस थीटा के सामने कौन सी भुजा है, तो ये पूरी बी सी है, जो ये पूरी बी सी है। तो बी सी की टोटल लंबाई कितनी है 25, 12 37 और 12 49, तो 49 रख दिया मैंने। अब मैं इसको काटता हूँ, 7 5 35, 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ से ए बी क्या निकलेगा मेरा 12 7 84 बटे 5। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1685.8। अब हमने देखा था कि जो ए बी और ए ई के बराबर है। अब मुझे निकालना क्या है ए ई, तो ए बी का जो वैल्यू निकला है वो ए बी है, ए ई के बराबर है। और इसका टोटल वैल्यू कितना है 16.8, तो मुझे इसकी वैल्यू निकल गई 16.8। आई होप कि ये एक सिमिलरिटी जो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझा पाया और आपको ये समझ के अच्छा लगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन सेम सिमिलरिटी पे है। बताया कि एम एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है। पी एम को जेड तक बढ़ाया गया है, जैसा आप देख रहे हैं कि पी एम को जेड तक बढ़ाया गया है फिगर में दिया हुआ। और ओ जेड एम एन और पी एन क्रमशः वाई और एक्स पर करता है
ओ एक्स का वैल्यू दिया 27 सेंटीमीटर और इसमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 18 सेंटीमीटर। देखिए हम इसमें फिर से सिमिलरिटी लगाएंगे किस इस ट्रायंगल में। ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, है ना। यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है 18 और इसकी वैल्यू दे रखी है 27। ठीक, अब मैं इसको इधर फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ एक और इसमें लगा कर दिखाता हूँ आपको सिमिलरिटी। कितनी बढ़िया कंसेप्ट है इसमें, वो आप देखेंगे तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हाँ इसमें ऐसा है तो ऐसे याद करना, है ना। बहुत सारे टीचर बताते हैं ये चीज़, लेकिन रियल में याद रह नहीं पाती इतनी सारी चीज़ें, है ना। तो जहाँ पे मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ कि जहाँ पे चीज़ों को अगर थोड़ा इजी वे में प्रेजेंट किया जाए, जो बच्चों को याद करने में दिक्कत ना हो, या मतलब उसको याद करना ना पड़े, दिक्कत क्या याद करना ना पड़े, है ना। तो उसको थोड़ा सा मैं आपको ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, देखिए अब मैं आप बात करता हूँ ट्रायंगल ओ एक्स, ट्रायंगल एक्स ओ पी सिमिलर है ट्रायंगल एक्स वाई और एन के। ठीक, कैसे सिमिलर है मैं दिखाता हूँ, आपको सिर्फ देखना है। अगर मान ले मैंने इसको थीटा माना तो समानांतर चतुर्भुज है, मतलब एकांतर कोण से भी थीटा हो जाएगा। अगर इसको मैंने के माना समांतर चतुर्भुज है तो सामने की भुजा ये भी, मतलब ये भी एंगल्स एकांतर कोण से के हो जाएगी। और ये एंगल ये इस एंगल के बराबर है क्योंकि सम्मुख कोण है। जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने की भुजा कोण बराबर होती है सम्मुख कोण से, ये आपको पता होगा। तो ये भी दोनों ट्रायंगल समरूप हो गई। अब देखिए, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि थीटा के सामने क्या है, छोटे इस इसमें ओ एक्स पी में थीटा के सामने क्या है के एक्स नहीं ओ एक्स, सॉरी मैं के एक्स लिख दिया, के तो मैंने माना है ना। तो ये है ओ एक्स और बड़े बड़े ट्रायंगल में क्या है, उसे छोटे बड़े ट्रायंगल में एक्स वाई एन में थीटा के सामने वाई एक्स बराबर हम लिख दिए। और वाई एन इसमें अगर सम्मुख कोण इसको हम एम रख दे तो एम के सामने छोटा वाला में क्या है और एम के सामने बड़ा वाला में क्या है, तो बड़ा वाला एम के सामने क्या है पी ओ और इसमें वाई एन। अरे यार क्या हो गया इसको। ठीक, तो आप इसको इसे देख पाएंगे जैसे कि ओ एक्स के वैल्यू दे रखा है 27 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 18। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पी ओ और जो वाई एन का जो रेशियो हो वो रेशियो हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 3:2 हो सकता है ना भाई, क्योंकि इसको अगर छोटा कर दूँ तो पी ओ और ओ एन का जो रेशियो होगा 3:2 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये हिल रहा है थोड़ा सा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ या इसको साफ करके लिख देता हूँ, एक बार डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया ये कि कैसे किया, और इसमें मैं डायरेक्ट इसको रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो पी ओ है, सॉरी ये पी ओ और जो वाई एन का जो रेशियो है वो इक्वल है किसके, ओ एक्स और एक्स वाई के रेशियो के। मतलब अगर ये 27 और ये 18 है तो ये इसका कटेगा तो 3:2 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा पी ओ और वाई एन का ये भी 3:2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू भी 3 हो जाएगा, सिमिलर है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने सिमिलरिटी लगाया। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट बस इतना समझना था, आप ये क्वेश्चन इजी सॉल्व कर सकते हैं। एक जगह और सिमिलरिटी लगानी है, इसको कैसे लगाएंगे हम देखते हैं आगे। देखिए टोटल पी ओ की लंबाई दे रखी है 3 और वाई एन की लंबाई मैंने निकाला 2 यूनिट। ठीक, अगर पी ओ की बात करें तो पी ओ और एम एन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप देखेंगे, पी ओ और एम एन जो है वो इक्वल है। तो इसके वैल्यू अगर पी ओ की वैल्यू 3 यूनिट है और वाई एन की वैल्यू 2 यूनिट है तो एम वाई की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी ना भाई। टोटल 3 है, टोटल 3 यूनिट दे रखी है और वाई एन की 2 यूनिट है तो एम वाई की 1 यूनिट हो जाएगी। अब देखिए, अब मैं इसमें आता हूँ, जो फिगर दे रखा है ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है। ठीक है, तो अब मैं लगाता हूँ ट्रायंगल एम जेड वाई सिमिलर है ट्रायंगल एन ओ वाई के, एन वाई के सिमिलर है। देखिए तो इसमें क्या करता है, इसमें देखिए ई 1:2 में बट रहा है, तो ये भी अगर इसका वैल्यू माने
कि 1:2 में बट रहा है इसकी भुजा MY और YN, तो जो ZY होगी और YO होगी उसका भी रेशियो 1:2 होगा। देखिए मैं इसको लिख देता हूँ, MY रेशियो अगर YN की बात करें तो क्या है 1:2, उसका सेम रेशियो होगा जैसे ZY रेशियो और YO, इसका भी रेशियो क्या होगा 1:2। लेकिन जो मैंने निकाला है कि YO की वैल्यू कितना निकाला है यहाँ पे 5, 3+2, तो YO की वैल्यू अगर 5 यूनिट मुझे आ रहा है तो इसका एक कितना हो जाएगा 2.5, 2/5 हो जाएगा ना भाई। आपको सिर्फ रेशियो समझनी है, जो मैं बता रहा हूँ उसको बस समझनी है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे, है ना। तो YX और XY मैंने ऐड कर दी कि 2 है या 3 है, तो टोटल YO की वैल्यू हो जाएगा 5 यूनिट, लेकिन मुझे निकला कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 है तो एक कितना हो जाएगा 2.5, एक की 2.5 हो जाएगी। और 2 की वैल्यू हमने देखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मैंने YX लिया XY तो उसका 2 मैंने निकाला, उसका वैल्यू दे रखा है 18, तो एक कितना हो जाएगा, एक का 9 यूनिट, और मुझे निकालना कितनी है 2.5 की, तो 2.5 × 9 बराबर 22.5, और यही आपका आंसर है 22.5 बी आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा उस पोर्शन को देख लेंगे। मैंने बहुत अच्छे से बताया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, तो अगर आपको पहली बार में समझ नहीं आता है तो आप देखेंगे दोबारा, है ना, क्योंकि कई बार होता है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुँचे अभी, आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, एक आदमी 1 रुपये में 6 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 1 रुपये में 15 संतरे खरीदता है। यदि उसने सभी संतरों को 10 की दर से 1.5 रुपये में बेच दिया तो पूरे लेन देन के दौरान उससे 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने संतरे खरीदे। देखिए कह रहा है कि ये रुपया मैंने मान लिया और ये मान लिया संतरा, ठीक। इसने क्या किया 1 रुपये में 6 खरीदा संतरा, और क्या किया 1 रुपये में 15 संतरा खरीदा, 2 जगह से खरीदा, है ना, एक दुकान से खरीदा एक दूसरा दुकान से खरीदा। तो ये दे रहा था 1 रुपये में 6 संतरे दे रहे थे ये इसको, और दूसरा जगह से जहाँ से खरीदा वो 1 रुपये में 15 संतरे दे रहे थे। इसने ये इसका CP है, ये जो एरिया है पूरा इसका CP है ना, कॉस्ट प्राइस है। क्या करता है वो जितने संतरे उसको मिले उसने क्या किया वो 1.5 रुपये की दर से क्या किया 10 को बेच दिया, ठीक है। तो इसका एकदम सिंपल से फॉर्मूला याद रखना, आपको सेम अमाउंट में संतरे खरीदने और दोनों को मिला के बेच देने हैं, ठीक। ये आप ये एक कीवर्ड याद रख लेंगे, ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है कि दोनों की अगर 5 संतरे खरीद रहे हैं तो दोनों दुकान से 5-5 खरीद के 10 बेच देंगे, या 10-10 खरीद के 20 बेच देंगे। ऐसा कोई मल्टीपल ले लेंगे जिससे आप दोनों संतरे जहाँ से आप दोनों संतरे खरीद पाएँ, और जो उसका प्राइस है वो नेचुरल नंबर मतलब डिजिट में आए, दशमलव का कोई चक्कर ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दूसरे कलर से, और मैंने क्या किया कि 30-30 संतरे खरीद ले रहा अपने मन से, क्योंकि मुझे पता है कि 6 का मल्टीपल में 30 आता है, 15 का मल्टीपल में 30 आता है, तो मैंने क्या किया 30-30 संतरे खरीद लिए। इधर 5 से गुना करूँगा और इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ 30 संतरे हो जाएंगे और यहाँ भी 30 संतरे हो जाएंगे। अगर देखेंगे कि देखते हैं हम जैसे कि 6 संतरे खरीदने के लिए इसको 1 रुपये लगते थे, तो 30 संतरे खरीदने के लिए इधर भी 5 से गुना होगा और इधर 2 से गुना होगा, तो टोटल CP हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 2, है ना भाई, ठीक है। अब मैंने 30-30 संतरे खरीदे, टोटल कितने संतरे खरीदे 60 संतरे खरीदे टोटल, तो मुझे 60 बेचने पे पड़ेंगे, तो इसमें 6 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 60, हो जाएगा ना भाई। तो अगर इसमें इधर 6 से गुना कर रहा हूँ तो इधर भी 6 से गुना करना पड़ेगा, CP तरफ जो SP तरफ जो इधर पैसा है, तो इधर क्या होगा इधर भी 6 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 9। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर ये SP है, ठीक है, और टोटल CP कितना आ रहा है 7, 5 + 2 7, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा SP - CP। तो SP की बात करें SP - CP, SP की बात करें तो 9 यूनिट और CP 7 यूनिट, टोटल 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 2 यूनिट के वैल्यू जो सवाल में दे रखा है वो 20 रुपये है ना भाई, बोला 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो मैंने 2 यूनिट निकाला है वो इसका रियल वैल्यू है 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपया, ठीक है। देखिए तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपया है, तो 5 यूनिट 50, 5 की बात करूँ तो 50, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। ये कौन से कलर ले लूँ, ये कलर ले लेता हूँ।
तो ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, तो 5 की 50, इधर 10 से गुना होगा तो इधर भी 10 से गुना हो जाएगा। इधर अगर दो एक का 10 यूनिट है तो दो का कितना हो जाएगा 20 यूनिट, तो 20 का कितना संतरा खा जाएंगे 300। कि एक जीरो इधर बढ़ा है तो एक जीरो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप जिससे गुना करेंगे तो राइट साइड में करना पड़ेगा। तो टोटल कितना संतरा खरीदा मैंने, 300 पहले से खरीदा था और 300 इसे, तो टोटल संतरा कितना 600 खरीदा मैंने। या मुझे निकालना था कि टोटल संतरा कितना खरीदा, तो इसका 600 ये आंसर है। आप देख रहे हैं कि आंसर पहले से मार्क कर रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फॉर्म में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप मैं जिस नाम से करूँगा आप दीवाने हो जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको सॉल्व करने का तरीका ये मैं बताऊँगा कि आपको मतलब लगेगा कि यार कितना अच्छा मतलब इसको किया जा सकता है, आप कैलकुलेशन से बचना है तो, है ना। तो चलिए देखते हैं। बता रहा है कि ABC एक फॉर्म है और 3, 4 और 5 के अनुपात में लाभ बांटने वाले भागीदार हैं ABC, है ना। यदि वे 4% लाभ आपातकालीन निधि के रूप में अलग रखते हैं और शेष लाभ साझा करते हैं, तो B को लाभ का अपना हिस्सा इतना रुपये मिलता है। ये जो दे रखा है प्राइस, इतना रुपये B को मिलता है आपातकाल निधि काटने के बाद, ठीक है। तो पूछ रहा है कि आपातकाल निधि के लिए जो इमरजेंसी के लिए जो पैसे रखेंगे उसका कितना, उसका राशि कितना है, ठीक। चलिए निकालते हैं। मैंने मान लिया A, B और C, ये बोला है 3:4:5, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ये 3, 4 और 5 के अनुपात में इसका लाभ का वितरण होता है। तो अगर टोटल प्रॉफिट की बात करूँ मैं, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3, 4, 7 और 7, 5, 12, तो 12 हो जाएगा। और इस 12 का 4% क्या करते हैं, इन्होंने रख लिया अपने पास संचित निधि के रूप में, है ना। 12 का 4%, जिसको आप बोलते हैं आकस्मिक निधि के रूप में रखा। इतना मुझे इसी का वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बोला है ना भाई कि आप आपातकाल स्थिति निधि के लिए निर्धारित लाभ की राशि कितनी है उसको मतलब निकालनी है। अगर टोटल प्रॉफिट इतनी है और इसका 4% रखा जाता है आपातकालीन निधि के रूप में, तो टोटल 12 का 4% निकालना है मुझे। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि B का लाभ हिस्सा दे रखा है आपातकाल निधि काटने के बाद। तो यहाँ पर देखिए B का कितना है, 4 यूनिट। और 4 यूनिट में क्या करना है कि B आपातकाल निधि में भी अपने से 4% दिया है, तो 4 का 96% बचा हुआ है। और उसी 96% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 181,400 दे रखा ना। अगर अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना क्या है 12 का 4%। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैंने मान लिया K, है ना। यहाँ पर मैंने मान लिया इसको K, तो इसके बराबर मैं रख सकता हूँ कि यहाँ पर K हो गया। अब क्या करूँगा, मैं दोनों को भाग दे दूँगा। 4 का 96% बराबर 18,1400 और 12 का 4% बराबर मैंने K माना, और K की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्या मैं करूँगा, 12 8 96, 8 कट गया और ये 4 से ये 4 कट गया, कितना बचा 8 के बराबर, ये अगर गुना होगा तो 181,400। यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे, 8 से 8 दूना 16 और 2 1 8 दूना 16 और हो जाएगा 5 4 8 7 8 6 48 और कितना होगा 6 0 तो 8 7 56 और 8 5 40, तो 22,675 यही दे रखा है 22,675। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा बना के आप बताएंगे थोड़ा। ये मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा कि आपको क्या करना है रेशियो से मैं काम करता हूँ ज़्यादा, तो आपको भी करनी है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन मतलब समय बचता है। इससे मैंने क्या किया कि 4 का 96% का वैल्यू इतना दे रखा है, तो 12 का 4% का वैल्यू मुझे निकालना है, तो इसको मैंने K मान लिया और 4 के 96% में 12 के 4% से भाग दे दिया, तो यहाँ से मुझे K की वैल्यू निकल गई। चलो आगे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत 52 है और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों की संख्या समान है। यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की तुलना में 120% अधिक है, तो कुल छात्रों में अनुत्तीर्ण लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मैं मानता हूँ कि टोटल 100 बच्चे थे, ठीक है, क्लास में, है ना। उसमें क्या किया 52% जो है वो पास किया, पास्ड, और 48 जो है वो फेल कर गया, ठीक। अरे यार क्या हो जाता है इसको, 48 क्या हुआ वो फेल हो गया, ठीक। इसमें बता रहा है कि इक्वल अमाउंट में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या समान है। मतलब कि 52 है तो इसमें 26 जो है वो लड़का है, बॉयज है, और 26 जो है वो गर्ल है, ठीक है।
ठीक, इतना तो समझ में आ गया। आगे बोल रहा है यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की तुलना में 120% अधिक है। बट ये फेल जो हुआ है उसमें जो बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, ये बोल रहा है कि लड़के जो है वो लड़कियों से 120% अधिक है। मतलब कि अगर 120% क्या होता है कि 6/5 120%, लेकिन अधिक है तो ऐड हो जाएगा। तो लड़की अगर 5 है तो लड़का कितना है 11, 5, 6, 5, 11, क्योंकि ये अधिक है ना भाई। 120 अगर 100 को अगर काटेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, लेकिन 120% अधिक है तो ये 5 है तो ये 11 हो जाएगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 16, और 16 का वैल्यू दे रखी है 48। जैसे कि आप 16 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 48, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब मुझे निकालनी कितनी है कि गर्ल कितनी फेल हुई, तो गर्ल की वैल्यू 5 दे रखी है और एक की वैल्यू 3 है, तो टोटल गर्ल की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 5 × 3 15। बस आपको ये इस अप्रोच से सॉल्व करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कितना ईजी होता है सॉल्व करना है रेशियो से, या ऐसे कुछ जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे यूनिट ले लो और इसको कर लो। हाँ, आपको समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 15% इसका आंसर था। बोला है कि ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन लिया वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मतलब एक नंबर है कि वैल्यू ऐड होगी आपकी प्रिपरेशन में, है ना। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये बोला है कि एक टैंक में एक इनलेट है जो खाली टैंक को 4 घंटे में पूर्णतः भर देता है। जब नल खोला जाता है और टैंक 75% भर जाता है तो उस समय टैंक में एक रिसाव हो जाता है जो टैंक को 2 घंटे में पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर देता है। और 1 घंटे तक रिसाव होने के बाद इसका पता चलता है और नल बंद कर दिया जाता है। एक अन्य घंटे बाद टैंक का कितना % भाग खाली हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको हो सकता है कि एक बार में पढ़ के समझना है, आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक। तो मैंने मान लिया एक ए है और एक बी है, 2 टैंक है। ये है जो भरता है पानी को और ये बी जो है वो खाली करता है। ये 4 घंटे में भर देता है, ये दूसरा जो है वो 2 घंटे में खाली कर देता है। माइनस मैंने इसलिए लगाया कि वो खाली कर रहा है। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि दोनों का क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या करता है इसका एलसीएम, अगर टैंक की धारिता देखें यहाँ पर, टैंक का कैपेसिटी मैंने लिखा, कैपेसिटी जो मैंने निकाला यहाँ पे वो निकाला 4 यूनिट। तो एक घंटा में 1 यूनिट भरेगा और ये 1 घंटा में -2 यूनिट खाली करेगा, है ना। इसकी जो क्षमता होगी, इसको एफिशिएंसी आप बोल सकते हैं। एफिशिएंसी है वो 1:-2, मतलब ये माइनस मैंने इसलिए लगाया कि ये खाली कर रहा है ना, ये भर रहा है, ये वाला है। बोला है कि टैंक जब 75% भर जाता है, जब मतलब अब बात कर रहा हूँ जब टैंक 75% भरा हुआ है ना। तो चलिए अगर टैंक 75% भरा हुआ है तो इसका 4 का 75% कितना होगा, 4 × 75/100 हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से इसका कैपेसिटी जो भरा हुआ है उस समय, जिस समय बात हो रहा है, और जब टैंक 75% भर जाता है तो जब 3 मतलब जब 4 यूनिट में से अगर टोटल कैपेसिटी 4 यूनिट है तो उसमें से अगर 3 यूनिट भर जा रही है उसके बाद की बात हो रहा है, ठीक है। जब टैंक 75% भर जाता है और उस समय टैंक में एक रिसाव होता है और जो 2 घंटे में पूरी टैंक को खाली कर देती है। 1 घंटे बाद रिसाव का पता चलता है। बता रहा है कि जब 3 यूनिट भरा हुआ है तब क्या हुआ कि 1 घंटा तक दोनों साथ चला, मतलब पता चल जब 3 यूनिट भरा हुआ 75% जब भरा हुआ है तब उसमें पता चला कि मतलब उसमें एक होल हो गया। अब पता कब चला, पता 1 घंटा बाद चला, मतलब 1 घंटा तक ए और बी साथ में चला। तो 1 घंटा में एक यूनिट भरेगा और बी जो होता है वो -2 यूनिट खाली कर देगा। तो अगर 1 घंटा में बात करें तो टोटल इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव होगा कि 1 यूनिट खाली हो गया, है ना। तो 1 घंटा बाद टैंक का क्या स्थिति होगा कि 3 यूनिट भरा हुआ था, 1 घंटा बाद एक और कम हो गया तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। अगर -1 कर दे तो हो जाएगा ना भाई 1 घंटा बाद। और इसने फिर आगे बोला है कि तो अब नल को बंद कर दिया, मतलब जो भर रहा था पाइप उसको बंद कर दिया गया और एक अन्य घंटे के बाद कितना % भाग खाली रह जाएगा। देखिए रिसाव तो भी हो रहा है। बोला कि जब 1 घंटे बाद पता चलता है कि टैंक में रिसाव हो रहा है तो उसने क्या किया कि जो पानी भर रहा था उसको मतलब बंद कर दिया कि हाँ अब तुम बंद हो जाओ। ये वाला टैंक जो ए से पानी भर रहा था उसको बंद कर दिया उसने। तो 1 घंटे बाद बोला है कि उसके जो घटना हुआ है उसके 1 घंटे बाद में जो स्थिति है वो क्या होगी। तो अभी 2 यूनिट है, इसके 1 घंटे बाद टैंक में कितना पानी रहेगा या कितना खाली रहेगा ये पूछ रहा है, ठीक है।
तो एक अगर जो भरने वाली पाइप है वो बंद कर दी गई तो सिर्फ पानी रिसाव हो रहा है। रिसाव हो रहा है 1 घंटे में कितना, जो मैंने यहाँ पे बी बताया ना, यहाँ पे 1 घंटा में कितना खाली हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट खाली कर रहा है और टोटल 2 यूनिट पानी यही बचा हुआ है। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना भाई। तो मतलब टोटल टैंक पूरा खाली हो गया, तो मतलब 100% खाली है। आपको हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए, लेकिन आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से मैंने बताया है। मैंने क्या बताया कि आप कि इसका टोटल मैंने निकाल लिया है 4 यूनिट, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि 75% टैंक जब भर जाता है, जब 75% भरेगा तो 4 यूनिट टोटल मैंने माना तो ये 3 यूनिट हो जाएगी। और जो 75% भर जाता है तब उसमें एक रिसाव शुरू होता है, और रिसाव के साथ साथ 1 घंटे तक पानी चलता रहता है। तो रिसाव भी हो रही है और पानी भी चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक दिखाया कि 1 यूनिट पानी भर रहा है और 2 यूनिट खाली हो रही है, तो 1 घंटा में -1 यूनिट खाली हो जाएगी। तो 3 था पहले, तो 1 खाली हो गया तो 2 बचा यूनिट, 2 यूनिट इसकी उसमें पानी बचा हुआ है। और बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि इसने क्या किया कि जो भरने वाली पाइप है वो उसने उसको बंद कर दिया। तो सिर्फ अब जो रिसाव है वो वाली रिसाव चालू है, तो रिसाव 1 घंटे में क्या करती है, वो 2 यूनिट खाली कर देती है। अभी टोटल 2 यूनिट बची हुई है ना, 2 ही यूनिट बची हुई है और 2 यूनिट को खाली ही कर देगी तो टोटल मतलब टोटल टैंक खाली कर दी। तो 100% टैंक खाली हो गया। यहाँ पूछ रहा है टैंक का कितना % भाग खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर 100% भाग खाली हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये है कि मान लें कि R1 और R2 है ना, गोले ए और बी की त्रिज्याएं इस प्रकार हैं कि R1 और R2 बराबर 9 है और ए बी के आयतनों का योग 792 है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको आयतन का योग दिया हुआ है 792, तो हम क्या करेंगे आयतन का योग लेंगे। आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो R1 के क्यू प्लस R2 के क्यू बराबर 792 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 गुने 22/7, और ऐसे इसको करें तो R1 प्लस R2 इंटू R1 स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होंगे तो क्या होता है ये इसको लिखेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 बराबर 792 हो गया। अब मुझे क्या पता है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है R1 प्लस R2 की 9 दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलना है R1 इंटू R2, इसको कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं, थोड़ा नीचे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ठीक है। ये R1 प्लस R2 है ना, कि वैल्यू दे रखा 9, हमने क्या किया कि इसको स्क्वायर कर दिया। एक स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R2 बराबर 81 है ना। तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि 2R1 R2 बराबर 81 माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो गया। अगर R1 इंटू R2 की बात करें तो क्या हो जाएगा 81 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया, अब बटे 2। तो मुझे सिर्फ इस वैल्यू को वहाँ पुट कर देना जहाँ अब मुझे ज़रूरत है, क्या है 81 माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बटे 2, ठीक। तो इसको पुट करना है यहाँ पे। देखिए इसको कैसे पुट करेंगे, मैंने लिखा 4/3 गुने 22/7 इंटू 9 इंटू R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है 81 माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटे 2 बराबर 792। आप इसको सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं 9 से 9 8 72 और 9 8 72, 22 चौक 88, 88 खत्म। और तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, और अगर मैंने यहाँ पर अगर इसको सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मैंने R1 प्लस R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर को अगर मैंने के मान लिया, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देता हूँ, नीचे जगह कम बच रहा है ना, इसको क्या किया इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये हो जाएगा R1 3R1 स्क्वायर प्लस
R2 स्क्वायर माइनस 81/2 बराबर 7×21 हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से होगा 21 दूना अगर 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 4142 प्लस 81 तो बराबर हो जाएगा 3 और 8 4 12 123। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 का 1, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 का स्क्वायर जो होगा वो 41 हो जाएगा। सिर्फ इसमें कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। एक थोड़ा सा ये ग्लिच था कि यहाँ से मुझे क्या करना था, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर निकाला था वैल्यू, इसमें R1 प्लस R1 इंटू R2 का वैल्यू यहाँ से पुट करना था नीचे से निकाल के, ठीक है। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन ज़रा हार्ड नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन थी इसलिए मैंने रख लिया। और लास्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार पॉज कीजिए और उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अगर आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉज किया होगा और इसको सोल्व किया होगा, ठीक है। चलिए अब मैं सोल्व करता हूँ। बोला PQ 13 सेंटीमीटर है और PQR में, और QR 14 सेंटीमीटर, PR 15 सेंटीमीटर है। तो ये इकाई है, तो PM का लंबाई, PM एक रेखा शीर्षलंब है जो ST जो और रेखाखंड ST QR पर लंबवत है, साथ ही ST PQR को 2 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। तो समलंब चतुर्भुज PMTS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। बोलिए, देखिए यहाँ बोला है ये PQ 13 सेंटीमीटर और QR 14 सेंटीमीटर और PR 15 सेंटीमीटर। देखिए, तो हम ट्रायंगल PQR का अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे इसको कौन से फार्मूला से, हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक। S क्या होता है, S बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। तो इसको हम अगर करेंगे तो 13 और 14 27 और 15 42/2 तो 21 हो जाएगा S का वैल्यू। और इसे यहाँ से ट्रायंगल निकालें, एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 21 इंटू 21 माइनस 15 6 और 21 माइनस 14 7 और 21 माइनस 13 8। तो आप यहाँ निकालेंगे तो ये 84 हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल 84 हो गया। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया PQR का 84। फिर से मैं निकालता हूँ। देखिए अब मैं क्या किया कि ये जो MT दे रखा है, MT क्या है, परपेंडिकुलर है। इसने ऊपर बोला है, सॉरी, ये ऊपर बोला कि MT एक PM एक शीर्षलंब है। तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से PQR का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो PQR का क्षेत्रफल अगर बात करूँ, ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल, तो मैंने 84 निकाला था, निकाला ना भाई, अभी निकाला 84। तो और अगर मैं QR को क्या मानता हूँ, साइड मानता हूँ, और PM को परपेंडिकुलर मानता हूँ, आधार इंटू बेस, तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल 1/2। आधार कितना 14 और बेस क्या है PM तो 84, 14 छक 84 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा, PM निकलेगा 12, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। हो गया, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करूँगा मैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आपको समझना पड़ेगा इसको। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, वहीं पे यहाँ कर दिया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी का वही फ़ायदा है कहीं भी किसी को सरका दो, है ना। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल PM और R की, ट्रायंगल PMR में। तो M पर क्या है, वो परपेंडिकुलर है, और ये PR, देखिए ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ अलग से, है ना, रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ, है ना। अरे यार ये क्या हो रहा है यार, मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये P है, ये M है और ये R है। ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस से हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगाएंगे, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता है कि जो क्या है, STQR लंबवत है और ST PQR को 2 बराबर क्षेत्र में बांटती है ना। ये ST जो PR को 2 बराबर क्षेत्रों में बांटती है। तो अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें इसका, किसका निकालेंगे, 92 में 108, 92 108 हो जाएगा और 54 हो जाएगा। ST किसका, हाँ सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत थोड़ा सा पढ़ लिया था, इसलिए मुझे लगा कि क्या बोला। साथ ही ST
PQR को ST ये जो लाइन है ST जो है वो PQR को 2 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए मुझे लगा कि मैंने गलत किया, कैसे पढ़ लिया। तो मुझे अब निकालना है कि PMTS मतलब जो ये आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर, ये जो एरिया दिख रही है ये, वो इसकी क्षेत्रफल निकाल लिया। देखो मैंने देखा कि PQR का क्षेत्रफल मैंने निकाला था, ये 84 सेंटीमीटर आया था, यहाँ पे निकाला था ना भाई, अभी निकाला था 84 सेंटीमीटर। और बोल रहा है ST जो है वो PQR को 2 बराबर क्षेत्र में बांटती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से PMR का क्षेत्रफल निकालता हूँ। ट्रायंगल PMR का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 गुणे 9, तो 12 में 108/2 तो 54 हो जाएगा 54 यूनिट। PMR का क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया 54 यूनिट। और ये भी बता रहा है कि ST जो है वो PQR को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे मैं यहाँ पर ट्रायंगल ये बना देता हूँ, है ना, नहीं तो आप मैंने ये मतलब PQR जो भी है तो AM है और S है AT है, ठीक। बोल रहा है कि जो भी ये PMR है इसका क्षेत्रफल मैंने निकाला, PMR का निकाला 54 सेंटीमीटर, ठीक। और ये PQR का टोटल क्षेत्रफल दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। ये भी बताया जाए कि ST जो है वो PQR को 2 बराबर इक्वल एरिया में बांटता है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये बात कि ST जो है वो PQR के 2 बराबर इक्वल एरिया में बांटता है। मतलब अगर इसका टोटल PQR का क्षेत्रफल अगर दे रखा है 84, तो अगर हम बात करें STR का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 84/2 बराबर 42। और मैंने निकाला क्या है, निकाला मैंने PMR का क्षेत्रफल। तो आप इस एक बार इधर देख लीजिए कि मैं ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 54 सेंटीमीटर PMR का। इसमें क्या करेंगे हम, जो ये एरिया है सिर्फ S जो सिर्फ ये वाली एरिया है उसको घटा देंगे, तो ये वाली एरिया जो PMTS जो क्षेत्रफल निकालना था वो आ जाएगा। तो टोटल 54 है, उसमें से हम क्या करेंगे 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो ये और जो 12 सेंटीमीटर इसका यही आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था अपने आप में। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल होगी आपके लिए, और आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा भी वैल्यू अगर ऐड कर पा रहा हूँ मैं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देख लेना अपना। चलो रखता हूँ, और ऐसे ही वीडियो के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो एपिसोड में। आप बने रहिए। चलिए थैंक यू, आप लास्ट तक देखें इसके लिए।